नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची साने आज यानी 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत की यात्रा पर रहेंगी। आज शाम को जापान की प्रधानमंत्री जो है वो दिल्ली पहुंचेंगी और इस दौरान राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। भारत जापान व्यापार मंडल के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। जापान में सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री ताकाइची साने की ये पहली भारत यात्रा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री साने के बीच बातचीत कुछ महीनों में कई बार बातचीत हो चुकी है और मुलाकातें भी हो चुकी हैं। हाल ही में फ्रांस के एविएशन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। वहीं नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भी आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर भी दोनों के बीच मीटिंग हुई थी। जापान की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा चर्चाओं में है। दरअसल ये यात्रा भारत और जापान के बीच विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने वाला होगा। भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा होगी और व्यापार, निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा और सुरक्षा विषय में काफी मुद्दों पर दोनों नेताओं की बातचीत होगी। वहीं जुलाई महीने के पहले ही दिन एलपीजी सिलेंडरों पर बड़ी राहत मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 143.50 पैसे तक की भारी कटौती कर दी है, जिससे रेस्टोरेंट और ढाबे मालिकों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि 14 किलो 2 ग्राम वाले घरेलू सिलेंडर गैस पर कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और इसके दाम जस के तस बने हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों की सबसे बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर जो है 143.50 रुपए सस्ता हो गए हैं और अब 2,990 का ये गैस सिलेंडर मिलेगा, जो पहले 3,113 रुपए था। अब वहीं यूपी की अगर बात करें तो यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में 143 रुपए की कटौती की गई है और इस बदलाव के बाद से लखनऊ में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 3,236 रुपए से घटकर अब 3,052 रुपए हो गए हैं। बता दें कि साल 2026 में ये पहली बार है जब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम घटाए गए हैं और इससे पहले जनवरी से लेकर जून तक यानी कि पिछले लगभग 5 महीनों में कमर्शियल गैसों की कीमतें आसमान छू रही थी और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। आम लोगों की रसोई बजट की बात करें तो इस बार उनकी जेब पर ना तो कोई अतिरिक्त बोझ बढ़ा है और ना ही कोई राहत मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडरों की कीमतों को पूरी तरह से स्थिर रखा है। वहीं देश भर में आज से मनरेगा का अस्तित्व खत्म हो गया है, जबकि रोजगार गारंटी पर नया कानून VBG-रामजी यानी कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025 लागू हो गया है और इस योजना के तहत मजदूरी की नई दरें भी नोटिफाई कर दी गई है। केंद्र के अनुसार नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी बढ़कर 327.4 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है, जो कि मनरेगा के तहत पहले 290 रुपये के आसपास प्रतिदिन थी। यानी कि औसतन मजदूरी में 28 रुपये 60 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार आज 1 जुलाई से प्रभावित नई मजदूरी दरें सभी 34 राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और मजदूरी क्षेत्रों में बढ़ाई गई है। केंद्रीय मंत्रालय ने बताया कि 300 रुपये प्रतिदिन की नई अंतरिम आधार मजदूरी दर तय की गई है और इससे ये सुनिश्चित होगा कि योजना के तहत अधिसूचना कोई भी मजदूर इससे कम ना हो। सरकार के अनुसार देश भर में औसतन मजदूरी दरों में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने कहा है कि संशोधन मजदूरी की दरें ऐसे तैयार की गई है कि जिन राज्यों में पहले मजदूरी कम थी उन्हें ज्यादातर लाभ मिले। सरकार ने कहा है कि वहां पहले से अधिक मजदूरी वाले राज्यों में भी बढ़ोतरी की गई है। 21 राज्यों और प्रशासनिक इकाइयों में मजदूरों की बढ़ाकर 300 रुपए की अंतरिम आधार पर दर की गई है। वहीं यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में मजदूरी में 15 से 25% तक की वृद्धि हुई है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सबसे अधिक वृद्धि की गई है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है और पूरे प्रदेश में सपा कार्यकर्ता उनका बेहद ही धूमधाम से जन्मदिन मना रहे हैं और अपने जन्मदिन पर अखिलेश यादव नए अवतार में भी नजर आए हैं। काशी में सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण का स्वरूप दिखाया है, बाकायदा पोस्टर भी लॉन्च किया है। सपा कार्यकर्ताओं ने सियासी हलचल तेज कर दी है। वाराणसी में सुबह सवेरे ही अखिलेश यादव की दीर्घायु की कामना के साथ वेद मंत्र गूंजे हैं, पवित्र अग्नि की आहुतियां पड़ी है और अखिलेश यादव स्वस्थ रहे और इसकी कामना की गई है।
बता दें कि सपा नेता अजय फौजी ने बताया कि वर्तमान राजनीतिक परिषद में अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण की तरह ही हैं, जो हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज को उठाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में जो नीट परीक्षा के पेपर लीक हुए थे उसके बारे में भी उन्होंने आवाज उठाई थी, इसीलिए हम कार्यकर्ता उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं। अखिलेश यादव अपने नए अवतार में न सिर्फ भगवान कृष्ण के रूप में नजर आए हैं, बल्कि उनके हाथों में संविधान की किताब भी है। अजय फौजी ने बताया है कि इस सरकार में आम लोगों की बातों को दबाया जा रहा है, जिससे संविधान भी खतरे में है। अखिलेश यादव की इस खतरे में देश और प्रदेश को बचा सकते हैं। फिलहाल बता दें आपको कि अखिलेश यादव आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और अखिलेश यादव को श्री कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है। अखिलेश यादव अलग रूप में दिख रहा है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। इस वजह से हमने यज्ञ किया है, हवन किया है और इनको भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाते हुए हमने उनका पूजा पाठ हवन किया है। क्या कामना की है? कामना हमने ये की कि भगवान विष्णु के अवतार कलयुग में कल्कि भगवान जन्म लेंगे और वो कृष्ण भगवान के ही रूप में है, क्योंकि कृष्ण भगवान न्याय के न्याय की तरफ एकदम वो चलते थे, अन्याय के खिलाफ थे। तो उसी रास्ते पे श्री अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, तो हम उनका चेहरा अखिलेश यादव जी का कृष्ण भगवान के अंदर देखते हैं। तो संविधान लिए हुए हम उनको मान रहे हैं और उन्हीं के रास्ते पे चलने के लिए हम पूजा पाठ हवन कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के दौसा के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया है, जो कि करीब 2 बजे बताया जा रहा है। हरिद्वार से इंदौर जा रही एक निजी बस ट्रेलर से टकरा गई और इस टक्कर से बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। इससे बस हादसे में पीछे के हिस्से में भी आग लग गई और हादसे के कारण बस में चीख पुकार मच गई और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अधिकांश यात्री उस समय गहरी नींद में थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस की ऊपरी बर्थ पर सो रहे यात्री नीचे गिरे पड़े और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की जान चली गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया है। कुछ यात्री खुद भी बस से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि हादसे में कुछ देर बाद बस में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी और भी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि अधिकांश यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि करीब 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की मांग को लेकर दोनों देशों की 117 प्रमुख हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की संयुक्त पत्र लिखा है। पत्र में दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव को कम करने की संवेदना की प्रक्रिया फिर से शुरू करने और आपसी विश्वास बहाल करने की अपील की है। चिट्ठी में मांग की गई है कि दोनों देशों के बीच वीजा सेवाएं दोबारा शुरू की जाए, एयर स्पेस को फिर से खोला जाए और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक, शैक्षणिक और व्यापारिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जाए। हस्ताक्षरकर्ता का कहना है कि लगभग तनाव का अब आम नागरिकों, परिवारों और व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है और इसलिए बातचीत के जरिए समाधान तलाशना बेहद ही जरूरी है। इस पत्र पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, राज्यसभा सांसद मनोज झा और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर, पूर्व राजनयिक, शिक्षाविदा और सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत कुल 117 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि इस पहल पर भारत और पाकिस्तान की सरकारों की ओर से फिलहाल कोई भी अधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते पर बातचीत जो है वो अंतिम चरण में पहुंचने के बीच ट्रंप प्रशासन ने 4 भारतीय कंपनियों को बड़ी राहत दी है। अमेरिकी वित्त विभाग ने हैदराबाद की RRG इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और साथ ही लोकेशन मीन्स लिमिटेड और अहमदाबाद की गैलेक्सी लिमिटेड को भी बड़ी राहत दी है। ऐसे में SDN सूची से शामिल कंपनी और व्यक्तियों की अमेरिकी अधिकारी क्षेत्र में मौजूदा संपत्ति फ्रीज कर दी जाती है और उसके साथ ही कारोबार पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। ये कंपनियां करीब 2 साल बाद इस सूची से बाहर हुई हैं। साल 2024 में अमेरिका विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय यानी कि OFAC के रूस से जुड़े प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोपों में 21 भारतीय संस्थाओं पर कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई रूस यूक्रेन युद्ध के बाद मॉस्को में लगाए गए प्रतिबंधों को प्रभावित बनाने की अमेरिका नीति का हिस्सा थी। भारत सरकार ने उस समय अमेरिका के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की थी और अब 4 भारतीय कंपनियों को SDN सूची से हटाए जाने को दोनों देशों की आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के लिहाज से सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
वहीं चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने के लिए 15 दिन की अतिरिक्त समय दिया गया है। जांच एजेंसी ने अदालत के समक्ष बताया कि मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं की पड़ताल अभी बाकी है और कुछ साक्ष्यों के सत्यापन किए जा रहे हैं और इसी आधार पर जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया गया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एसआईटी का कहना है कि मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और दस्तावेजों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी गहनता से जाँच की जा रही है। जांच टीम का उद्देश्य सभी तथ्यों को स्पष्ट और निष्पक्ष करके ठोस रिपोर्ट तैयार करना है ताकि मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। अदालत ने जांच की प्रगति को देखते हुए एसआईटी को 15 दिन का अतिरिक्त समय देते हुए निर्धारित अवधि के भीतर जांच पूरी करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं और अब सभी की नजरें एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि चढ़ावा चोरी मामले में कितने लोगों की भूमिका सामने आती है और आगे क्या कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं बेंगलुरु के बीएल सर्कल इलाके में कन्नड़ समर्थक संगठन कर्नाटक रक्षा वैदिक यानी कि KRV के कार्यकर्ताओं ने हिंदी साइन बोर्ड के विरोधों में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने एक हिंदी साइन बोर्ड को नुकसान पहुंचाया, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार KRV कार्यकर्ता सार्वजनिक जगहों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कन्नड़ भाषा की प्राथमिकता देने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि राज्य में कन्नड़ भाषा को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए और सभी साइन बोर्ड पर कन्नड़ को प्राथमिकता दी जाए। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी की गई और हिंदी में लिखे बोर्ड को तोड़ दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत कराया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। मामले की जांच की जा रही है और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं यूरोप इस समय भीषण हीटवेव की चपेट में। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली समेत कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। फ्रांस के राष्ट्रीय तापमान सूचांक की बात करें तो 29.8 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जबकि जर्मनी और फ्रांस के कई इलाकों में 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया है। इसके बावजूद पूरे यूरोप में केवल करीब 20% घरों में ही एयर कंडीशनर मौजूद है। विशेषज्ञों के अनुसार यूरोप में पहले अपेक्षाकृत ठंडी गर्मी, पुराने भवनों की संरचना, महंगी बिजली, एसी लगाने की उचित लागत और पर्यावरण संबंधित चिंताओं के कारण एयर कंडीशनर का उपयोग सीमित रहा। हालांकि लगातार बढ़ती गर्मी ने तस्वीरें बदल दी है और इस साल हीट वेव के दौरान फ्रांस, जर्मनी और स्पेन समेत कई देशों में एसी, पंखे और कूलिंग उपकरणों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कई कंपनियों ने बिक्री में 2 गुना से लेकर 40 गुना तक वृद्धि दर्ज की है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA का अनुमान है कि 2050 तक यूरोपीय संघ में एयर कंडीशनर की संख्या बढ़कर 27.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के साथ यूरोप तेजी से दुनिया का सबसे बड़ा उभरता हुआ एसी बाजार बनता जा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने देश भर में लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगने वाले एक बड़े साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इस कार्रवाई में पश्चिम बंगाल से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को CBI, ED, पुलिस या फिर अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल करता था और उन्हें फर्जी कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर घंटों तक डिजिटल अरेस्ट में रखता था। गिरोह पीड़ित को मनी लॉन्ड्री, ड्रग्स तस्करी या फिर अन्य गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी देकर उनके बैंक खातों से लाखों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लेता था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड, बैंक दस्तावेज और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क की पहचान करने में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान वीडियो कॉल या फिर सरकारी अधिकारी बनकर आने वाले कॉल पर बिना सत्यापन भरोसा न करें। यदि कोई व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट या फिर कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर पैसा मांगे तो तुरंत ही साइबर हेल्पलाइन 1930 या फिर राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। कन्नौज के जलालाबाद CHC के प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। उन पर आरोप है कि वो अस्पताल में नियमित रूप से रात्रि प्रवास नहीं करते हैं और सरकारी आवास में ठहरने के बजाय कन्नौज मुख्यालय स्थित अपने आवास पर चले जाते हैं। स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि CMO के पदभार संभालने के बाद डॉक्टर मनोज कुमार को उनके कार्य व्यवहार में सुधार लाने और अस्पताल परिसर में बने सरकारी आवास पर रात्रि प्रवास सुनिश्चित करने की चेतावनी दी गई है। इसके बावजूद स्थिति में अपेक्षाएं जो है वो बदलाव नहीं आने की बात कही जा रही है। डॉक्टर जो है वो मामले पर CMO डॉक्टर विकास चंद्रा ने कहा है कि जलालाबाद CHC से संबंधित शिकायतें मिली है। हम जहाँ गए वहाँ रुके हुए हैं। जलालाबाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वहाँ के MIC से को हमने पत्र भी लिखा है कि चेतावनी भी दी है
कि वहां पर वो अवश्य रुके, नहीं तो उनकी सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है। और दूसरा, उनको और जगह भी जो जैसा हमें जैसे जैसे शिकायत मिलेगी, हम उनके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि बगैर वहां पर रहे काम करने में बहुत मुश्किल होती है। तो हम चाहेंगे कि वो रहें और वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था में रुकते हैं। हम जहाँ जहाँ गए वहाँ रुके हुए हैं। जलालाबाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वहाँ के एमआईसी से। वहीं यूपी के पीलीभीत क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक रेल हादसे में 52 साल के व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की पहचान दयाशंकर पुत्र के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार दयाशंकर टनकपुर से पीलीभीत जाने वाली पैसेंजर ट्रेन संख्या 55324 की चपेट में आ गए और हादसा इतना भीषण था कि उनकी मौके पर ही जान चली गई। घटना की सूचना मिलते स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई की। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और घटनास्थल का निरीक्षण किया और साथ ही पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि व्यक्ति ट्रेन की चपेट में कैसे आए। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी है। वहीं यूपी के संभल जिले में मानसून ने जोरदार दस्तक दे दी है। बीती रात से शुरू हुई बारिश बुधवार को भी रुक रुक कर जारी रही। संभल, बैजोई सहित कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश से मानसून जो है वो पूरी तरह से बदल गया है और कई दिनों में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। आसमान में घने बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने से पूरे जिले में मौसम जो है वो खुशनुमा बना रहा है। बारिश के कारण जिले में तापमान में भी करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है और अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम में आए बदलाव का असर बाजारों और पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां लोग सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए नजर आए हैं। मानसून की पहली अच्छी बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है। खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने से धान, मक्का, बाजरा समेत कई खरीफ फसलों की बुआई और शुरुआती जो है वो अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। हालांकि कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई है। क्या नाम है तुम्हारा? मौसम कैसा है आज? मौसम बढ़िया है, बरसात हो रही है। कल गर्मी थी, आज मौसम बढ़िया है। कब से हो रही है बरसात? रात से हो रही है। कितनी राहत मिली है गर्मी से? गर्मी से बहुत राहत मिली है। बहुत सुहाना हो रहा है। आज अटमजल में बारिश हो रही है रात से। तो गर्मी से क्या कुछ राहत मिली? गर्मी से बहुत कुछ राहत मिली है। तो कब से है ये बरसात? रात से बारिश हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा? मौसम कैसा है आज? मौसम बढ़िया है, बरसात हो रही है। अलीगढ़ के थाना दहली गेट पर स्थित लाल मस्जिद के पास सीएम ग्रिड योजना के तहत बनाई गई नई सड़क पहले ही बारिश में जलमग्न हो गई है। जलभराव की पुरानी समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से तैयार की गई ये सड़क मानसून की पहली बारिश भी नहीं झेल सकी, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बारिश के बाद से सड़क पर कई जगह पानी भर गया है, जिससे स्थानीय लोग और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरी पे जाने वाले लोगों को गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिस समस्या के समाधान के लिए सड़क बनाई गई थी, वही समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण में जल निकासी की व्यवस्थाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और इससे पहले ही बारिश में सड़क पूरी तरह से पानी में डूब गई है। स्थानीय नागरिकों ने संबंधित विभाग से मामले की जाँच करवाते हुए जलभराव की समस्या का स्थानीय समाधान और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है। पीलीभीत के पूरनपुर नगर स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान शंकरा अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग को एक बार फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा है कि वेद पुराणों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को इसे राष्ट्रीय माता घोषित करने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि गाय के मुद्दे पर लंबे समय तक राजनीति की गई है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग का समर्थन किया है। गाय की खरीद फरोख्त और वध से दूर रहने का संकल्प लिया गया है। उनके अनुसार इस पहल के बावजूद सरकार ने ऐसा है कि पीलीभीत जो है ये किसी की जागीर तो है नहीं, किसी को भी चाहे तो आने दे और चाहे तो पीलीभीत जिला है तो उन्होंने आमंत्रित किया हमारे बात हमारा है
महात्मा जी की अपनी मान्यता जो भी हो उसकी अपनी है, उससे हमें क्या लगता है। महाराज जी राम मंदिर चौराहे शास्त्रार्थ के लिए भी कह रहे थे, शास्त्रार्थ करें, क्या वो इसके लिए शास्त्रार्थ अधिकृत तो है? हमारा स्वभाव है, लोग तो शंकराचार्य तो शास्त्रार्थ का स्वभाव लेके आते हैं। नहीं, क्या वो अधिकृत है आपसे करने हमें के क्या लिए? दिक्कत है, शास्त्रार्थ करना हो करें। नहीं, शास्त्रार्थ करने के लिए क्या वो अधिकृत है आपने संप्रदाय तरफ से? ऐसा है कि अधिकृत हो ना हो, हम कहते हैं कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। महाराज जी राम मंदिर चंदा चोरी हुआ, उसके लिए कुछ राम मंदिर चंदा चोरी हुआ राम मंदिर में चंदा चोरी जी। अब राम मंदिर में चंदा चोरी के लिए ही तो ट्रस्ट अपने विश्वस्त लोगों का बनाया गया था। जिस काम के लिए ट्रस्ट बनाया गया था वो ट्रस्ट वो काम कर रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।